नमस्कार, भैया जी कहिन में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को शुरू करेंगे, तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन सच तो यह है कि जो आंकड़ा है वो 20 लाख पूरी दुनिया में कोरोना के जो पीड़ित हैं 20 लाख का, और 1.25 लाख के करीबन मौतें हैं। चिंताजनक स्थिति है। दुनिया ने इससे पहले कभी इतनी बड़ी आपदा नहीं देखी। अब इस पर कोई शक नहीं रहा, और निश्चित तौर से ये जो आंकड़ा जब बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, चिंताएं जरूर ला रहा है। कल एक तस्वीर दिखाई थी, वो आपके जहन में है, तमाम जगह चर्चा हो रही है, तमाम लोग चर्चा करेंगे, उस भीड़ में भी बहुत सारे लोग तस्वीर देख लेंगे। मैं उस सब में पढ़ना नहीं चाहता। आज एक तस्वीर जरूर है मेरे पास, मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूं। मेरे पास जब मैं आया तो उससे पहले मुझे प्रॉम्प्ट किया गया कि हाँ जी, मुरादाबाद की तस्वीर है। गए थे आपको मतलब आपको हमको सबको, स्वास्थ्य कर्मी थे, सरकारी मुलाजिम थे, डॉक्टर्स थे, उन पर हमला होता है, घायल हो जाते हैं। सिर्फ बात इतनी नहीं है, बात दरअसल ये है कि हम आपके दिमाग से, आपके अंदर जो भय है, अब कुछ लोग कहेंगे ये जो है ना बिना जमानत वाली लाइन कोट कर देंगे क्योंकि साहब ये बगैर डंडे के बात समझ में नहीं आती। लेकिन मैं तो यही बात कहता हूं कि जनाब आली, मैं आपके दिमाग से, जहन से भय खत्म क्यों नहीं कर पा रहा हूं, यह सवाल है। अगर मैं बताऊं आपसे, मैं जहां पे था आज एक कॉल आई, उन्होंने कहा कि साहब 3 घर छोड़ के एक कोरोना पीड़ित हैं, क्या करना चाहिए? मैंने कहा करना यह चाहिए कि आपको आराम से रहना चाहिए, बिल्कुल पैनिक मत करें। डॉक्टर्स करेंगे, वो आएगी, टीम आएगी, ले जाएगी, क्वारंटाइन करेगी। पता नहीं क्यों नहीं समझ में आती। और ये सवाल इतना बड़ा है कि आप ये जो भीड़ दिखाई दी पीछे, वो अपने आप में जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इतनी दुखदाई है, इतनी दुखद है कि मैंने जब देखा डॉक्टर को, लहूलुहान में दिखाऊंगा आपको, तो मैंने सोचा उसके घर के माँ बाप और उसके बच्चे जब देख रहे होंगे इस तस्वीर को, तो उन्होंने क्या उससे ये नहीं कहा होगा या जहन में उनके नहीं आया होगा कि क्यों गए थे मुंह में, उस मौत के मुंह में। लेकिन वो सरकारी मुलाजिम है, वो गए थे, इसलिए गए थे कि हम और आप लोग सुरक्षित रह सके। इसलिए यह दुखदाई है, इसीलिए यह बात कही जा रही है। जी साहब, जो आज की बातचीत थी वो मैंने अपनी बात कही, और तमाम सारे जहन में तमाम सारी तस्वीरें तमाम प्रोग्राम के हिस्से में जोड़ के लाता हूं। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, भैया जी कहीं पे मैंने परसों किया था, लेकिन कल एक इतनी बड़ी खबर थी, वो नंबर नहीं आपके पास आ पाया। मैं एक नंबर नीचे लगातार दिखाऊंगा, बराबर देता हूं। वही नंबर है जो मैंने परसों शुरू किया था, ओपन किया था, वो नंबर आपके लिए ओपन हो जाएगा। आप बहस में शरीक हो सकते हैं, बड़े आराम से शरीक हो सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। एक एक करके नंबर आ जाएगा, आपका भी बातचीत जरूर सुनी जाएगी और आप अपनी बात कह सकते हैं। जो सामने तस्वीर है, मैं ये नहीं कह रहा कि आज बहस इस पर है, बिल्कुल नहीं। ये दिमाग में मत लाइएगा कि बहस आज शायद इसी पर रख दी, नहीं। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके दिमाग का भय खत्म क्यों नहीं हो पा रहा है, जबकि सारा अमला लगा हुआ है, सारे लोग इस बात पे जुटे हैं कि ये तस्वीरें ना हो, आए ना दिखें, हम एक साथ लड़ रहे हैं। इस देश में, इस मुल्क में हर शख्स इसी तरफ लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों हो जाता। क्या इसमें कहीं हमारा भी दोष है? मैं आज तो बहुत साफ पूछना चाहता हूं, क्या मेरा भी दोष है इसमें? यानी हमारा दोष मतलब ये कि हम ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं, शायद आपको लगता है कि ऐसी चीजें और करनी चाहिए। बहरहाल ये तो कुतर्क हुआ, लेकिन बहरहाल जो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं, मैं उनसे तारुफ कराना चाहूंगा। जफर इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जफर इस्लाम साहब, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सचिन सावंत भाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सचिन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शांतनु गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शुएब जमाई साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, अध्यक्ष है इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन, बहुत सारे सवालों पर जवाब देंगे। और मैंने तो अक्सर ये बात कही है, मैंने कल पूरी जब घटना पे बात करी, मैंने कहा कि वो भीड़ थी, उसमें कोई कलर नहीं दिख रहा था, नहीं ना जाने किसको क्या दिखा, लेकिन मुझे तो वो भीड़ दिखी। सिर्फ पता नहीं किसको क्या क्या दिख रहा था, मुझे तो उसमें ना तो कोई दाढ़ी दिख रही थी, ना कोई पैजामा दिख रहा था, ना मुझे कोई टोपी दिख रही थी। मैं साफ बोल रहा हूं आज, जिसको अच्छा लगे, खराब लगे, लेकिन वो भीड़ थी जो कि इस बात पर तुली हुई थी कि हमें आत्महत्या कर लेनी चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। शुएब जमाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रीति पांडे सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अगर ये बात कहूं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच प्रीति, कि
जहां से मुरादाबाद की घटना हुई, यकीन मानिए उन बच्चों को जवाब देना जरूरी है। मैं व्यक्तिगत तौर से सोचता हूं कि परिवार, ये डॉक्टर के परिवार के बच्चों को जवाब देना बहुत जरूरी है। जो घटना हुई है उस पर सामने बोलना जरूरी है। मैं पहला मौका देता हूं आज शांतनु गुप्ता जी आपको, फिर शोएब जमाई जी आपको, जो डॉक्टर मुरादाबाद में जो घटना हुई उस पर साफ गोई के साथ बोलने के लिए। शांतनु गुप्ता, देन शोएब जमाई साहब। यूनिसेफ के साथ लंबे समय मैंने काम करा, और अगर आपको पता हो जब भारत में पोलियो इरेडिकेट हुआ, पोलियो, तो जो लास्ट ट्रेसेस बचे वो मुरादाबाद में बचे। जी, और मैं आपकी तरह, हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आपकी तरह शब्दों को नहीं छुपाऊंगा, और वो मुस्लिम समाज में बचे क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि पोलियो के टीके से हम नपुंसक हो जाएंगे, तो उन्होंने लगाने से बंद कर दिया। तो पोलियो के जो लास्ट ट्रेसेस बचे भारत में, और फिर बहुत इंटरवेंशन करी तब जाके पोलियो पे काबू पाया जा सका। ये बिल्कुल तो देखिए, इसमें आंखें मूंद लेने से कि इसका कोई कलर नहीं है या ये भीड़ है, ये गलत होगा। अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। हमें मुस्लिम समाज के लोगों से जाके कहना पड़ेगा कि भैया बोलो, हमें जमात, तबलीगी जमात नाम लेने में दिक्कत आ रही है। अगर भैया हम मुस्लिम समाज को नहीं कह रहे, तबलीगी जमात के कुछ लोगों ने ऐसा करा, उसे बोलने में क्यों शर्म आती है? जब कनिका कपूर ने गैर जिम्मेदाराना करा तो उसे किसी ने हिंदू मुस्लिम नहीं करा, सबने उसको कहा कि गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर है। ये जो उम्मा का जो कारण है इसको छोड़ दीजिए। अब आप इस देश के नागरिक हैं, मान लीजिए, केवल सीएए के लिए लड़ने तो आ जाते हैं आप, लेकिन जब देश की बात आती है तो पीछे हो जाते हैं। एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता पीपी पहन के इस पूरे माहौल में अपने घर में बच्चों को छोड़ के निकल के आ रहा है, आप उसको मारपीट कर रहे हैं, और फिर आप कहते हैं मुझे इस देश की नागरिकता चाहिए। तो इसलिए मेरे ख्याल से आंख मूंद लेना कि ये सब एक भीड़ है, बस मेरे ख्याल से ये केवल आंखें बंद करना होगा और झुठलाना होगा। ठीक है साहब, बिल्कुल ठीक है। आपका गुस्सा जायज है, आपका गुस्सा जायज है। मैं आपकी बातों को समझते हैं। आप वीडियो सुनिए, वो कह रहा है ऐसी तो नौकरी ही बेकार है। आप कितने फ्रस्ट्रेशन में वो कह रहा है, वो जो और कार्यकर्ता जो बच के निकल आया, स्वास्थ्य कार्यकर्ता वहां से, वो कह रहे ऐसी नौकरी बेकार है कि मैं वहां जा रहा हूं, मुझे वहां पीटा जा रहा है, पत्थरों से पीटा जा रहा है। 4 पुलिस वाले थे, सामने इतनी बड़ी भीड़ थी। और क्यों गया था वो? क्योंकि आप उनकी जान बचाने गया था। मैं एक मिनट रोकता, मैं शोएब जमाई आपके पास आना चाहता हूं कि बहस आज भैया जी कहीं में, और भैया जी कहीं में आम शख्स जो है बहुत जुड़ते हैं। हमारे साथ एक अमेठी से शख्स उत्तर प्रदेश से जुड़ रहे हैं। जी जनाब बोलिए। नमस्कार प्रतीक भाई साहब जी, मेरा सवाल सरकार से है जी कि पूरे देश में करीब 6,500 कोल्ड स्टोरेज हैं जिनमें आलू का भंडारण होता है। जी साहब, लेकिन की वजह से उसमें भंडारण करीब 60% ही हो पाया है। ऐसे में जो 40% भंडारण नहीं हो पाया है, वो जगह हमारे यहाँ खाली रह गई है। तो कोल्ड स्टोरेज इंडस्ट्री बहुत बुरी तरीके से लॉस में आ गई। क्या भारत सरकार उसको एफसीआई की गोडाउन की तरह ले पाएगी और इंडस्ट्री को रिवाइवल के लिए कुछ कर पाएगी? ये जी 20 तारीख से कुछ उत्तर प्रदेश में कुछ जगह, कुछ सेक्टर्स खुलने की बात आई है। तो आपने कोल्ड स्टोरेज की बात कही, निश्चित तौर से लोग प्रोग्राम देखते हैं और उस पर जरूर संज्ञान लिया जाए। तमाम इंडस्ट्री की बात है और यही मूलभूत सवाल यही है और यही सवाल हैं जिनको एड्रेस करने की इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। शोएब जमाई साहब, बगैर वक्त दबाए, मुरादाबाद की घटना पे जो शांतनु गुप्ता ने कहा कि उन्होंने कहा कि मेरे लिए वो भीड़ थी, बोले आपके लिए भीड़ होगी, लेकिन मुरादाबाद वो जगह है जहां पे पोलियो की दवाई तक नहीं पिलाई गई, सिर्फ इस पे है कि कहीं ना कोई मेरी पीढ़ी जो है नपुंसक ना हो जाए। तो इस बात को लेकर और आज जो मारा, जिस डॉक्टर को मारा, उसके परिवार वाले क्या सोचते होंगे? शोएब जमाई साहब। नहीं, देखिए दो पॉइंट्स इसमें अहम है प्रतीक त्रिवेदी जी। एक तो ये है कि पूरे देश में जो लोग हैं, जो आम हिंदुस्तानी हैं, वो कोरोना वायरस को किसी धर्म के चश्मे से नहीं देखता है। वो ये समझता है कि हाँ, जिस तरीके से बाकी लोग बीमार हुए हैं, चाहे तबलीगी हो, गैर तबलीगी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, वो बीमार हुए हैं, उसका सही इलाज होना चाहिए और उनको इलाज कराने में सहयोग देना चाहिए। ये आम आदमी मानता है, हिंदुस्तानी मानता है, जहां तक मेरा तजुर्बा है। दूसरी बात ये है कि अगर हम जिस तरीके से पंजाब के पटियाला में जो निहंगों ने जो हाथ काट दिया एएसआई का, अगर उसकी भर्त्सना करते हैं, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं, तो वो अपराध है। तो उसी तरीके से मुरादाबाद में अगर किसी ये जो स्वास्थ्य कर्मी उसके ऊपर जो हमला किया, उसकी भी कड़ी निंदा होनी चाहिए और भरपूर कड़ी निंदा होनी चाहिए। बल्कि मेरा तो मानना है कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह के कृत्य कर रहे हैं। मैं कतई इस तरह की चीजों का सपोर्ट नहीं करता हूं और ना ही समर्थन किसी को भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, आपने कहा कि जो पंजाब की घटना हुई,
जो निहंग वाली घटना हुई, इसका जिक्र आप कर रहे थे, उस पर। हाँ, मैं आ गया। प्रीति जी जोड़ दीजिए जी, प्रीति जोड़ दीजिए। एक कॉलर है रोहतक से, मैं उनको कहूंगा वेट करें जी। प्रीति मैं शोएब जमई साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि भारत में जितने हम भारतीय हैं, हम कोरोना वायरस को किसी धर्म से नहीं जोड़ के देखते। लेकिन आप ये तो मानेंगे ना कि जो जमात की वजह से कोरोना वायरस के संक्रमण में, जो इन्फेक्शन में बढ़ोतरी आई है, जमात उसका बहुत बड़ा कारण रहा है। आप भले इस बात को मत माने, लेकिन जिन लोगों के लिए आपने कहा है, पूरा देश ये बात मानता है कि आज देश की इस आपदा में जमातियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है कि किस तरीके से कोरोना वायरस को पूरे देश में फैलाया जाए। दूसरी चीज बिल्कुल सही, जिस तरह से आपने अभी पंजाब वाली घटना की बात की, मैंने किसी भी टेलीविजन पे, जमई साहब एक मिनट, हाँ एक मिनट, अगर आप मुझे बताइए कि जो भी पंजाब में घटना हुई है, पंजाब में मैंने किसी सरदार जी को, किसी सिख समुदाय के व्यक्ति को उस दरिंदे की वकालत करते हुए नहीं देखा। ऐसा क्यों होता है कि जब मुरादाबाद में कोई घटना घटती है, बरेली में घटना घटती है, दिल्ली में कहीं कोई घटना घटती है, जमातियों की कभी कोई बात होती है, तो आप लोग उनकी वकालत करने आ जाते हैं। उससे जमई साहब क्या होता है कि कहीं ना कहीं हमारा विश्वास आप लोगों के ऊपर सच में डगमगाता है। तो अगर ये अगर आप एग्जांपल ये सेट करेंगे कि जो दरिंदा है वो दरिंदा है, जिस तरीके से मुरादाबाद में पुलिस पे और डॉक्टरों पे आज हमला हुआ है, क्यों इनका इलाज किया जाए? क्यों इनका इलाज किया जाए? क्यों पुलिस वहां मार खाने जाए? नहीं, इलाज इसलिए किया जाए क्योंकि ये यहाँ के बाशिंदे हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, यहीं के देश, इसी देश के हैं। इलाज तो इसलिए किया जाए, लेकिन जो घटना हुई है, ये किसी भी तरह से इसको जायज नहीं ठहराया जा सकता। आपने किसी घटना से उसकी तुलना कर दी है, किसी घटना से जमई साहब आपने तुलना करी है उसकी। मैं प्रतीक जी जवाब देना चाहूंगा। ये देखिए, सवाल ये है कि अभी मैंने आपके चैनल पे अभी फौरन ही ये कहा कि मुरादाबाद की घटना निंदनीय है, शर्मनाक है। ऐसी कई घटनाएं और भी जगहों से आ रही है, लेकिन हमने ये कहा कि मैं कहाँ इसका समर्थन कर रहा हूँ। मैं तो बरेली की घटना का भी समर्थन नहीं किया, लेकिन मैंने ये भी बात रखी कि 80% से ज्यादा जो न्यूज आई तबलीग जमात के लेकर बाद में, वो फेक साबित हुई। उसको खुद पुलिस वालों ने खंडन करके ट्वीट करके कहा, उसके बारे में भी आपको बातचीत करना चाहिए। कल जो मुंबई में 753 केस हैं KGMU हॉस्पिटल के, जिसमें से 428 तबलीगी हैं जी, 428 करीब तबलीगी हैं, और 52 ऐसे हैं जो तबलीगी से संपर्क में आए। लेकिन मैं ये इसको इस तरह से इस सांचे में नहीं डालना चाहता कि वो तबलीगी है या वो, लेकिन मैं इसको इस तरह से देखना चाहता हूं कि इस समय दुनिया लड़ रही है, जिससे सब लोग, पूरी दुनिया लड़ रही है भाई। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं शोएब जमाई साहब, मैं बिल्कुल यही कह रहा हूं, पूरी दुनिया लड़ रही है। रोहतक से एक हमारे कॉलर जुड़ रहे हैं जी, कुछ कहना चाहते हैं जी? रोहतक से जी, जनाब बोलिए। जी बोलिए। हेलो जी, बोलिए सर। मेरा एक सवाल शोएब जमाई जी से है। जी। जैसे इन्होंने अब पंजाब वाली घटना को सही निंदनीय ठहरा दिया है जी, तो क्या ये साद साहब की घटना को भी निंदनीय ठहराएंगे? साद जी ने जो किया, क्या वो सही किया, जिसकी वजह से हम आज रोहतक के अंदर बैठ के, या पूरा देश अपने घरों में बैठ के लॉकडाउन हो पड़ा है? जो 15 तारीख तक हमें कंप्लीट, मैं पैरामेडिकल स्टाफ हूँ सर, मैं जा सकता था बहादुरगढ़, लेकिन अब मैं नहीं जा पा रहा हूँ 14 दिन से। जो मतलब मेरी सैलरी जाएगी या मेरे बच्चे दिक्कत में आएंगे, उनको मतलब ये शोएब जमाई जी खाना भेजेंगे क्या, या साद साहब आ जाएंगे उनको संभालने के लिए? इन्होंने एक हाथ काट दिया उधर, वो तो निंदनीय था ही था, लेकिन इन्होंने जो किया वो निंदनीय नहीं है। लेकिन बिल्कुल ठीक है, बहुत जायज सवाल है। हमारे कॉलर हैं रोहतक से, सवाल पूछ रहे हैं। ये नंबर जो नीचे दिया हुआ है, आप बिल्कुल बहस में जुड़िए, बहस का हिस्सा बनिए। आप सीधा जवाब दीजिए, सीधा जवाब। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के पास भी आना चाहता हूं, जफर इस्लाम साहब के पास, लेकिन पहले शोएब जमाई साहब, इसको 20 सेकंड में जवाब दिया जाए। शोएब जमाई साहब जी, देखिए, आपके जो सवाल पूछा, मैं उनका दर्द समझता हूं, लेकिन देखिए, मौलाना साद साहब हो या तबलीग के कोई भी साथी हो, वो जान कोरोना फैलाएंगे। सर आप बताइए, कैसे किसी डॉक्टर को मार सकते हैं? आप डॉक्टर को कैसे मार सकते हैं? मैं तो समझ ही नहीं पा रहा। मुझे जमाई साहब, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मी दिस, कि किसी डॉक्टर के खोपड़ी से, सर से खून निकल रहा है, वो लथपथ पड़ा हुआ है, कैन यू जस्टिफाई दिस? ये आप इसको जस्टिफाई करेंगे? कैसे करेंगे? क्यों जस्टिफाई करेंगे? कोई बेवकूफ तो हम है नहीं ना, क्यों जस्टिफाई करेंगे? आप खुद माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं जी, बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करेंगे। लेकिन आपके कॉलर का सवाल जो था, उसका जवाब थोड़ा मुझे देने दीजिए। जवाब मेरे
देखिए, मौलाना साहब हो या फिर वहां लोग हो, उनको तो पहली बार तो सिम्टम्स का पता जो है 15-20 दिनों के बाद चलता है। जब उनकी जांच हुई तो पता चला कि भाई इनको कोरोना पॉजिटिव है, और बीमार हुए वो यकीनन बीमार हुए, और जो वहां से संक्रमित हुए वो बीमार होकर उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। और लॉकडाउन की आप यहाँ पे जब आप मार रहे हैं, ईंट मार रहे हैं, आप रोज लोग छिपे हुए, रोज लोग पकड़े जा रहे हैं। जफर इस्लाम साहब, जफर इस्लाम, प्रतीक जी ये तो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, आपके न्यूज चैनल पे बिल्कुल झूठी गवाही दे रहे हैं, झूठी बातें बोल रहे हैं। एवरीबॉडी जफर इस्लाम साहब 65% लोग जो है वो भी तो गैर जमाती है ना, तो क्या मैं कहूं कि 65% आपका सवाल तो बोलिए मुझे। जफर इस्लाम साहब, सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि उनको बाद में पता चला, ये क्योंकि इसमें सिम्टम जो है 14 दिन बाद पता चलते हैं। मेरा कहना यह है कि इसमें क्या सिम्टम, आप सामने ईंट उठा रहे मार देते हैं माथे पे, इसमें कौन से सिम्टम पता चल रहा है? देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है, और मैं इस बात को बिल्कुल सख्ती से कहना चाहता हूं कि जो लोग कानून को अपने हाथ में लेते हैं और जिस तरह के गलत हरकत करते हैं, जो पथराव कर रहे हैं, और खास के ऐसे लोग जो आपके भलाई के लिए आ रहे हैं, आपके हिफाजत के लिए आ रहे हैं, उन पे आप इस तरह से बर्ताव करेंगे तो उसके जितने भी निंदा की जाए कम है। मैं तो साफ कहता हूं कि इनकी निंदा करनी चाहिए, और साथ साथ इनको सिर्फ निंदा करके छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि इनके साथ सख्ती से निपटना चाहिए, ताकि कोई इनसे। लेकिन जफर इस्लाम साहब, कुछ सवाल जो हैं मुर्शिदाबाद को लेकर भी हैं, और कुछ सवाल गुजरात में सूरत को लेकर भी हैं, वो भी पूछे जाने चाहिए आपसे। और सचिन सावंत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सचिन सावंत, कुछ सवाल कल की बांद्रा की घटना को लेकर भी हैं, वो भी सवाल है। सचिन सावंत नहीं, पहले मेरी बात खत्म हो जाने दीजिए प्रतीक जी। जी बोलिए साहब। मैं हमारी पार्टी या हमारी सरकार किसी कोरोना को किसी धार्मिक चश्मे से नहीं देखती है। मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहता हूं। ऐसा होता है तो दुनिया में, यूरोप में कोई मुस्लिम धर्म के लोग या तबलीगी जमात के लोग नहीं, सब वहां पर इससे पीड़ित नहीं होते, जो हर दिन केस बढ़ रहा है। यहाँ पर आप बल्कि ऑन द कॉन्ट्री, मैं पूरी दुनिया तड़प रही है, पूरी दुनिया तड़प रही है, और हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं। शर्म आती कभी मुझे भी। जी जनाब, जफर साहब ने जो काम किया उसकी सराहना पूरी दुनिया में, आज भी WHO ने प्रधानमंत्री की सराहना की है कि उन्होंने जिस तरह से इकदामात उठाए, कदम उठाए, उसकी सराहना करनी चाहिए। तो कोई भी अगर ऐसा कहता है, गलत चश्मे से देखता है, तो उसकी निंदा भी करनी चाहिए। साथ साथ मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, ये इससे जूझ रहे हैं। हाँ, तबलीगियों का गलती है, उनकी भी सजा होनी चाहिए। अगर उनको इस तरह कांग्रेगेशन मना किया गया था तो नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल सारे लोग कैंसिल करें तो उन्हें भी कैंसिल करना चाहिए। इसको जो भी कानूनी कार्रवाई इन पे होनी चाहिए, लेकिन इसको किसी धार्मिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। हमारी पार्टी, हमारी सरकार बिल्कुल नहीं देखती है, लेकिन जो लोग इस तरह की बात कह रहे हो उसमें वो सही नहीं है। हाँ, इस बात को जरूर उठाना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने जो आज इतना अच्छा काम किया है, उसकी सराहना सब जगह हो रही है, और उस चीज की सराहना करनी चाहिए। सावंत साहब, नाउ इट्स योर टाइम। सावंत साहब। हाँ प्रतीक भाई, मैं जानना चाहता हूँ, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से सराहना हो रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन अगर तबलीगी समाज के बारे में जो प्रश्न पूछा जा रहा है, हमारे महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने कुछ सवाल पूछे थे, उसका जवाब तो केंद्र सरकार ने नहीं दिया। आज महाराष्ट्र में जो तबलीग समाज के लोग जो घुस गए, उनके वजह से जो परिस्थितियां बदल गई, बहुत सी आफत में डाला है महाराष्ट्र राज्य की सरकार को। इसकी पूरी जिम्मेदार केंद्र सरकार है। अगर वो वहां परमिशन नहीं देते तो ये नौबत ही नहीं आती। महाराष्ट्र की सरकार ने तबलीगी समाज के लोगों को परमिशन नहीं दी थी, ये याद मैं करवाना चाहता हूँ। और क्या बात है कि अगर आपके अजीत डोभाल जी वहां जा रहे हैं रात को 2 बजे, दूसरे दिन वो मौलाना भाग कैसे जाते हैं, इसका जवाब नहीं दे रहे। तो मैं ये समझता हूं कि केंद्र सरकार ने अपना पल्ला नहीं झाड़ना चाहिए। या पूरे देश भर में जो माहौल तैयार हुआ है, उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, और इसका जवाब तो देना चाहिए। जहां तक बात है कि इनको 13 तारीख के बारे में, अगर प्रतीक आप प्रदेश में, तो आपकी इंटेलिजेंस फेलियर है। बांद्रा में इतने सारे 1000, मैं उसका जवाब दूंगा ना, जैसे आप हम जवाब आपसे मांगते हैं, उसी तरह से मैं जवाब दूंगा उसका। 13 तारीख को सुनिए, अरे तकलीफ हो रही है, देखिए सुन लीजिए सावंत जी का प्रॉब्लम है, जवाब नहीं मांगते। सावंत जी को बोलने देते, सावंत जी को बोलने देते। जफर भाई मैं आऊंगा आपके पास, जफर भाई आऊंगा, सावंत जी को बोलने देते हैं। जी सावंत जी। देखिए, पहले तो ये तबलीगी समाज के बारे में जिस तरह से निंदा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है, और उसको एक हिंदू मुस्लिम कम्युनल एंगल देने की कोशिश जा रही है, इससे छुपना नहीं चाहिए। ये पूरे देश भर में कर रहे हैं, जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए, क्योंकि उसको परमिशन उन्होंने दी थी। जहां तक बात है बांद्रा के इंसिडेंट की, बांद्रा में जो लोग गए थे, इसके लिए भी केंद्र सरकार जिम्मेदार है।
रेलवे मंत्रालय ने अभी तक क्लैरिफिकेशन नहीं दिया कि क्यों 14 तारीख तक आप बुकिंग ले रहे थे, क्यों 14 तारीख के 3 बजे तक आपने क्लैरिफिकेशन नहीं दिया कि सभी ट्रेन रद्द की गई हैं, क्यों वो सिकंदराबाद के डिवीजन का लेटर ये एक चैनल के पास जाता है और उसमें लिखा होता है कि जनसाधारण ट्रेन ये निकलने वाली है। किस तरह से अफवाहें फैलाई गई कि 15 तारीख से ट्रेनें जाएंगी और कैसे लोग वहां इकट्ठा हो गए, इसका जवाब नहीं दे रहा है। इसकी जिम्मेदारी रेलवे मंत्रालय की है। जफर सलाम साहब प्लीज क्लैरिफाई। रेलवे वाला हिस्सा अपने आप में कंफ्यूजन पैदा करता है, लेकिन वो व्यक्ति बच नहीं सकता। लेकिन आप बताइए। नहीं, ये सारा कंफ्यूजन पैदा किया गया और इनके इंटेलिजेंस फेलियर है। देखिए, मैं कोई यहाँ सियासत या कोई पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए ऐसे मौके पे जब पूरा देश एक ऐसी चीज से लड़ रहा है और सबको एक साथ एकजुट होकर लड़ना चाहिए, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने बार बार लोगों से अपील की है, तो ऐसे में ये राजनीति कर रहे हैं। राजनीति हकीकत तो ये है कि मुंबई में बांद्रा में जहाँ के चप्पा चप्पा मुझे भी मालूम है, बांद्रा का मैं रहता हूँ। आप बताइए, जिस जगह से 1, 2 हजार 3 हजार लोग आए, वो किसी हालत में नहीं आ सकते थे अगर पुलिस नहीं चाहती तो। सुनिए बात, प्रतीक भाई, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। सही में दे दीजिए जवाब दे दीजिए सावंत साहब जवाब दे दीजिए। कैसे लोग आ गए सावंत साहब, ये बताइए कैसे वहां पे लोग इकट्ठा हो गए? सावंत साहब बता दीजिए। पहले तो ये चीज मैं इसका के लिए क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा कि इसकी जांच भी होने वाली है और राज्य सरकार ने जांच भी डिक्लेयर कर दी है। कैसे गए लोग? जांच तो होगी, आपने तो खतरे में डाल दिया, खतरे में डाल दिया। सावंत साहब प्रतीक भाई मेरा बात तो सुनिए। आपने वो जो 2000 लोग आए थे टेस्ट किया, सुन लेते हैं। सावंत साहब बोलिए, सावंत साहब बोलिए। आप उन लोग के पास खाने को नहीं है। सुनिए तो सही, सावंत साहब सुनिए तो सावंत साहब बताइए। मुझे एक बात बताइए, इंटेलिजेंस फेल्योर का आरोप लगा रहे हैं। कल भी सूरत में बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। देखिए मैं सूरत का सवाल पूछूंगा। सूरत का सवाल मैं सीधे भारतीय जनता पार्टी जफर इस्लाम बचेंगे नहीं सूरत के सवाल से। लेकिन प्लीज आंसर मुंबई क्वेश्चन, मुंबई के क्वेश्चन का जवाब दीजिए सचिन भाई। सुनिए, 11 सोर्स थे, 11 सोर्स से अफवाहें निकली है। बहुत सारे बाकायदा रिस्पॉन्सिबल चैनलों ने इसके बारे में न्यूज फैलाई है और ये पूरी तरह से ये जो कच्चा चिट्टा सामने निकलने वाला है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने रात को ट्रेड किया ट्विटर पे कि प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए महाराष्ट्र के ऊपर, रिजाइन करना चाहिए। ये सभी मुद्दे आएंगे। किस तरह से अमित शाह जी फोन करते हैं सिर्फ महाराष्ट्र के बारे में उद्धव ठाकरे जी को, ना विजय रूपानी जी को करते नहीं है फोन। क्यों नहीं करते? क्या उनकी जिम्मेदारी विजय रूपानी के सामने नहीं है? क्या गुजरात के बारे में नहीं है? सिर्फ महाराष्ट्र के बारे में क्यों है? तो ये सब साजिश का बात है। भारतीय जनता पार्टी साजिश कर रही है। इनको विपक्ष की सरकार दिखाई जफर साहब, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस का कहना है सचिन सावंत का कि भारतीय जनता पार्टी साजिश कर रही है, सीधे सवाल जवाब नहीं करती, सीधे राब्ता कायम नहीं करती। ये सवाल है। मैं आ रहा हूं, एक वक्त थोड़े से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जफर इस्लाम साहब आप ही से इस जवाब का, और सूरत का भी, सूरत वाला भी हिस्सा, जब एक तरफ बांद्रा में था तो सूरत में भी यही था हिस्सा, तो मैं वहां भी जवाब चाहूंगा। वक्त है छोटे से ब्रेक का। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। लेकिन जो तस्वीरें एक बार फिर से अभी तुरंत आ रही हैं वो और परेशान करने वाली हैं। ठीक उसी तरह जैसे कल एक तस्वीर आई थी, परेशानी का सबब बनी, एक तस्वीर और आ रही है और ये दिल्ली से आ रही है। कुदेसिया घाट, जी हाँ दिल्ली में कुदेसिया घाट है जहां पे तमाम मजदूर इस वक्त मौजूद हैं। सवाल यह है कि आखिर 20-21 दिन के लॉकआउट के बाद ये जब सामने तस्वीर आ रही है, लगातार सूरत, मुर्शिदाबाद, कल मुंबई से तस्वीर थी, आज कुदेसिया घाट की तस्वीर जो कि इस वक्त हमारे पास मौजूद है, ये इस तरफ इशारा कर रही है कि लोग परेशान हैं। लोग परेशान हैं। आखिर सबब यही है कि रोटी का एक मसला लगातार बना हुआ है। मैं कोशिश करूंगा कि अपने प्रोड्यूसर से एक अपील करूंगा। जी ये तस्वीर है जो इस वक्त आप सामने देख रहे हैं, दिल्ली के कुदेसिया घाट की ये तस्वीर। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग बनाई गई है, प्रॉपर डिस्टेंसिंग के साथ बैठे हैं, लेकिन ये वो मजदूर हैं जो पिछले 22 दिन से घरों में मौजूद थे। यमुना का बिल्कुल एकदम लगा हुआ इलाका है, वहां पे ये मौजूद। इसमें खास बात इस पिक्चर में ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग को बनाया गया है, लेकिन तादाद ज्यादा है। वो अपने आप में खतरे की तरफ इशारा करे। कुदेसिया घाट दिल्ली की यह तस्वीर है। आप अंदाजा लगाइए, यमुना के किनारा एकदम दिल्ली का, जहां की यह तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं।
कल एक तस्वीर दिखाई थी, वो भीड़ थी, मिसगाइडेड थी एकदम, भीड़ मतलब मिसगाइडेड, वो सब इकट्ठा थे, एक अफवाह थी, एक अफवाह ये कि ट्रेनें चलेंगी। लेकिन यहां पर कुदेसिया घाट दिल्ली की कुछ देर पहले की ये तस्वीरें, और तस्वीरें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि ये लोग घर जाना चाहते हैं। पीछे देखिए बैग लगे हुए हैं, हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग बनाया। दिल्ली में कुदेसिया घाट वो इलाका है जो बिल्कुल यमुना का बिल्कुल लगा हुआ इलाका है, पुरानी दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है जी। ये वो इलाका है जहां पे लगातार लोग बने हुए हैं, मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि दिल्ली सरकार की तरफ से उनके प्रवक्ता इस बात पर जरूर आए हमारे साथ और साझा करें कि आखिर इनके लिए क्या कुछ किया जा रहा है। लेकिन हम बहस को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज जो तस्वीरें आई थी मुर्शिदाबाद की थी, कल सूरत की भी थी, और आपने बांद्रा की, कल मुंबई की तस्वीरें देखी थी जो इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि मजदूर घर जाना चाहते हैं। आखिर क्या ऑप्शन है, क्या क्या सामने रोड मैप है, ये सवाल लगातार बना हुआ है। और मैं सीधे अपने जो मेरे साथ मेहमान बने हुए हैं, जफर इस्लाम साहब, मैं आपकी तरफ रुख करना चाहता हूं। जफर इस्लाम साहब जी, देखिए आपने ये खास तौर से कुदेसिया घाट की तस्वीरें थी। देखिए प्रतीक जी, मैं देखिए इस वक्त मैं राजनीति नहीं करना चाहता हूं, चाहे वो बांद्रा में हो, सूरत में हो, कुदेसिया घाट में हो, मुर्शिदाबाद में हो। इस वक्त देश को राजनीति चश्मे से नहीं बल्कि देखना चाहिए कि क्या जरूरत है, वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि आप देखिए, अगर आप सूरत के बारे में, तो वहां पर जो सरकार जो है बिल्कुल सख्ती से निपटी, लोगों को समझाया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्कुल आदेश दिए कि घर घर तक जाके उनकी जो भी जरूरत के सामान है उनको पहुंचाओ, और जो लोग गलत काम कर रहे थे उनको डिटेन भी किया। आप मुंबई में देखिए, एनसीपी का एक कार्यकर्ता विनय दुबे जो वो इस तरह के वीडियो फैला रहा है, और खासकर जब इस तरह के वीडियो आजकल देखिए इस तरह के जो वीडियो जब आते हैं सोशल साइट्स पे, तो फिर वो कई जगह, कई अलग शहर में भी, कई अलग प्रदेश में भी चले आते हैं। तो इसकी जड़ जो है मुंबई में है, जो विनय दुबे करके। मैं आज वही बात करना चाहता हूं, इसीलिए लाइन हमने लगातार खोली हुई है। आप भी लगातार, भैया जी कहीं से फोन लाइन से जुड़ सकते हैं। नागपुर से अजय कुछ कहना चाहते हैं। जी अजय जी। मुझे शोएब जमाई से सवाल पूछना है। जी पूछिए। हेलो। हाँ जी कहिए। मुझे ये पूछना है कि भारत देश में जो कोरोना है वो पहले ही था, लेकिन मरकज के वजह से उसका परसेंटेज बढ़ गया। तो ये लोग जो मरकज के लोग है या मुस्लिम जमात है, वो अगर खुद को सच्चा भारतीय अगर मानते होंगे तो वो अपने दिल पे हाथ रख के खुलेआम क्यों नहीं बोलते कि कुछ लोगों की वजह से ये गलती हो गई और हम माफी मांगते हैं। अगर वो सच्चे हिंदुस्तानी है तो ऐसा क्यों नहीं खुलेआम वो बोलते। बस मुझे यही पूछना। ठीक है अच्छा जी, एक सवाल एक राजीव जी का है दिल्ली से, वो पूछना चाहते हैं। राजीव जी दिल्ली से। जी राजीव जी। कॉल ड्रॉप हुई है शायद। राजीव थे दिल्ली से। बहरहाल सीधा सवाल पूछा गया है। शोएब जमाई साहब, बिल्कुल माफी क्यों नहीं मांगते आप? माफी क्यों नहीं मांगते? सामने आकर इतने दिन हुए, उसके बाद भी आप माफी क्यों नहीं मांगते? देखिए, आपके कॉलर ने जो सवाल पूछा है, और मैं पूरे देश से ये कहना चाहता हूँ, मैं सच्चा भारतीय हूँ, इसलिए ये कहता हूँ कि मजदूरों का मामला और असली मुद्दे को छुपाने के लिए ही बार बार जमात और तबलीग का मामला लाया जा रहा है। कल बांद्रा का मामला पूछा, शायद आपने जवाब नहीं देना उचित समझा। पहले आनंद विहार का मामला था, छुपाने के लिए तबलीग का आप लेकर आए। कल बांद्रा का मामला आया, फिर आप तबलीग का लेकर के आ गए। उसके बाद आज जो है दिल्ली का। मैं कह रहा हूँ कि भाई रोजाना ये मजदूरों के मुद्दे असली मुद्दे हैं, इससे हम कहां से मुंह छुपाते फिर रहे हैं? इससे मुंह मत छुपाइए, ये असली मुद्दे हैं। गरीबों के उसके घर तक राशन नहीं पहुंच रहा है। और मोदी जी से मैं कहना चाहूंगा, आपके भाषण से आपके मैं बिल्कुल गरीब का राशन नहीं अगर मैं बचना चाहूं, जमाई साहब, अगर मैं बचना, मैं एक सवाल दे दूं प्रीति, अगर मैं बचना चाहूं तो सावंत साहब यहाँ पे मौजूद हैं, जफर इस्लाम साहब मौजूद है। अगर मैं बचना चाहूं तब भी बच नहीं सकता, क्योंकि कॉलर लाइन सामने खुली हुई है, लोग पूछने वाले कोई भी सवाल पूछते तो मैं बच तो सकता ही नहीं। प्रीति प्रतीक जी देखिए, प्रतीक जी बहुत सिंपल सी एक बात है, मुंबई में बार बार देखिए विनय दुबे का नाम आ रहा है।
जमाई साहब एक सेकंड। विनय दुबे का बार बार बंबई में नाम आ रहा है कि वो लोगों को भड़का के प्रवासी मजदूरों को वहां पे मस्जिद के पास इकट्ठा करके, और ये कहीं ना कहीं ये कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है। हमें से जरा प्रतीक जी ये बताइए कि एज ए हिंदू फ्रॉम हिंदुस्तान क्या हम विनय दुबे का साथ देंगे? हम ऐसे किसी व्यक्ति का साथ नहीं देंगे जो आज की डेट में देश जिस आपदा में है, हम जो आज अगर किसी भी तरीके से देश के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, तो हम सुन लीजिए मेरा कहने का, नहीं प्रतीक जी मेरी बात, प्रतीक जी एग्जैक्टली मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। जमाई साहब, जब जमातियों की बात आती है आप लोग उनको बचाने की कोशिश क्यों करते हैं? हमने कनिका कपूर को बचाने की कोशिश नहीं की। हमने कनिका कपूर के लिए कहा कि कनिका की वजह से उत्तर प्रदेश में बहुत परेशानियां हुई। उत्तर प्रदेश में जो आज कोरोना बढ़ा है उसमें उसका कारण मैं आ रहा हूं। मनोज है दरभंगा से जुड़े हुए, बिल्कुल मैं आ रहा हूं। शांतनु मैं आपके पास आ रहा हूं। मनोज जी दरभंगा से। जी सर जी बोलिए जल्दी बोलिए मनोज जी बोलिए। हाँ सर, नमस्कार सर। बोलिए सवाल। प्रतीक सर नमस्कार। हाँ जी नमस्कार साहब, नमस्कार बोलिए। सर मेरा आपसे आरजू है, प्रधानमंत्री साहब को मेरा नमस्कार करके कहिएगा कि जो ये बम बन रहा है, हर जगह लोग इकट्ठे हो रहे हैं या किसी घर में 10-20 आदमी हैं जो कोरोना को फैलाने की डर आपको है, उसको क्यों नहीं उसको अपने गांव में भेज देते हैं ताकि वो समस्या का निदान हो जाए? ये क्या जबरदस्ती है? बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल लिया मनोज जी। यही सवाल है जिसको डिस्कस कर रहे हैं, चाहे मुर्शिदाबाद हो, चाहे मुंबई हो, चाहे सूरत हो, चाहे जी मैंने सवाल ले लिया आपका, मैंने सवाल लिया मनोज मैंने सवाल लिया आपका, चाहे मुर्शिदाबाद हो चाहे दिल्ली हो, यही सवाल है लगातार। शांतनु कुछ कहना चाहते हैं? शांतनु जी, शांतनु उसके बाद मैं सावंत आपके पास आ रहा हूं। सचिन भाई मैं आ रहा हूं आपके पास। शांतनु। प्रतीक भाई, जो आपने मुंबई की बात करी, बांद्रा की, वहां तो कुछ और ही लग रहा है। वहां कांग्रेस कह रही है कि पुलिस की गलती है, वो खुद भूल गई है कि शायद कि वो भी कोalition सरकार में है। वहां तो वो तीनों आप एक दूसरे पर ब्लेम कर रहे हैं। तो इस समय आपस की राजनीति, सेंटर के साथ राजनीति छोड़ दें कृपया सब लोग। एक बहुत बड़ी महामारी देश के ऊपर, पूरे विश्व के ऊपर आई है, उस पर लड़ लें। ये इसकी गलती है, उसकी गलती है, उससे कुछ नहीं होगा इस समय। और अगर गलती है आपके समाज की, आपके भाई की, आपके बहन की, तो उसको कॉल आउट करिए। क्योंकि फाइनली वो देखिए, अब जो आंकड़ा आ रहा है कि केवल तबलीग से 1.5 से 2 लाख केस आएंगे, वो कौन लोग होंगे? वो मुस्लिम समाज के लोग होंगे। तो आप अपने लोगों को मारने में क्यों लगे हैं, उसे छुपा के? देखिए मैं शांतनु मेरा ये मानना, मैं जा रहा हूं सावंत के पास। सावंत भाई मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन ये मैं मानना चाहता हूं, मैं एक बात रख रहा हूं, आप इस पे एग्री करें या इसको आप झुटला सकते हैं। मेरा यह मानना है कि अब आंकड़े ऐसे ना दिए जाएं कम से कम कि तबलीगी जमात के लोगों ने इतने लोगों ने यहां पे रोग फैला दिया। अब हम कोशिश करें कि एकजुट होके इस लास्ट फेज की लड़ाई को लड़ लें। शांतनु आप, मुझे मालूम है आप इस पे डिफर कर सकते हैं, लेकिन मेरा एक विचार है, एक जर्नलिस्ट होने के नाते मैंने ये बात कही कि डिफरेंशिएट ना करें, बोल के एक साथ खड़ा हुआ नजर आए, बेहतर हो। हम आंकड़े अलग ना दें। शांतनु आप गिविंग योर चांस। शांतनु देखिए प्रतीक, डिफरेंशिएट इसलिए करते हैं क्योंकि विनय दुबे को हम सब मिलके गाली देते हैं, कनिका कपूर को हम सब मिलके गाली देते हैं। इनको बचाव जब आ जाता है, ये कभी थूकते हैं, कभी ये डेफिकेट करते हैं ओपन में, कभी नर्सों के सामने कपड़े खोल देते हैं। ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। ये किसी के ऊपर पत्थर मार देते हैं और तभी कहते फिर वोटावोटरी शुरू हो जाती है, अरे उन्होंने भी तो किया, इन्होंने भी तो किया। शुएब जवाई ने कैटेगोरिकली अभी तक एक बार भी नहीं कहा कि जमात और मौलाना साद ने डिफेंड किया उसको। जो मौत मस्जिद में होती है वो सबसे अच्छी मौत है, ये बोला गया। आज भी आम आदमी पार्टी के एमएलए उनको डिफेंड कर रहे हैं। सुनिए प्रतीक त्रिवेदी जी, दरअसल विनय दुबे को इसलिए ये बुरा भला कह रहे हैं कि विनय दुबे मोदी जी के खिलाफ बार बार लाइव सेशन करते हैं और वो एंटी बीजेपी है। ये बात क्यों नहीं मानते? स्वास्थ्य मंत्री भी गए थे, कनिका कपूर को भी सबने गाली दी। विनय दुबे के वीडियो देखे आपने? विनय दुबे का सोशल मीडिया चेक किया आपने? आप विनय दुबे का सोशल मीडिया चेक करिए, वो 3 दिनों से लोगों को भड़का रहे हैं। तो भाई विनय दुबे आप लोगों को भड़का के एक जगह इकट्ठा नहीं कर सकते इस समय। तो भाई आप कहिए लेकिन अगर वो देश के साथ गलत कर रहा है तो हम लड़ेंगे उसके लिए। वो देश के साथ गलत कर रहा है, हम लड़ेंगे उस समय। हमें कोरोना से लड़ना है। तो कोरोना आप क्यों नहीं जमातियों को बोलते? हम तो कह रहे हैं कि विनय दुबे ने गलत कहा, आप कहिए कि जमातियों ने गलत कहा। आप में हिम्मत नहीं है जमातियों के खिलाफ बोलने के लिए।
अरे आप तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। जब भी आपके बीच में प्रीति जब भी आप हीटेड आर्गुमेंट करेंगे मुझे बड़े मजबूरी के साथ कॉलर्स पे जाना पड़ेगा। कॉलर्स के साथ जालंधर से आ रहा है कोई कॉल, जालंधर से जी हरिंदर जी पूछिए। हरिंदर जी जालंधर से हैं जी। जी हरिंदर जी, मैं पूछ रहा हूँ जमाई साहब से, एक आसाराम बापू थे, उनको तो जेल में चले गए, लेकिन इनके जो मौलाना साहब है जमाई साहब के, वो कब जेल में जाएंगे? वो गुनाह नहीं किए हैं। हम गरीब बंदे घर में रहते हैं। ये लोग अपने सभी जमाती लोगों को क्यों नहीं समझा पाते हैं कि आप लोग सामने आओ, बाहर आओ? बहुत ईमानदारी से सवाल पूछा गया है जमाई साहब, बहुत ईमानदारी से सवाल पूछा है किसी आदमी ने, और आई एम वेरी मच श्योर ये बहुत कोई फैक्ट्री में काम करने वाले कोई शख्स है जिसने बेहद ईमानदारी के साथ जालंधर से, पंजाब से सवाल पूछा है कि किसी फला शख्स को वो जेल की सलाखों के पीछे चला गया। लेकिन आप ईमानदारी के साथ इस बात को स्वीकार क्यों नहीं कर पाते? क्यों ताकत नहीं है आपके अंदर? सामने आए हो, खड़े हो और कहें कि यह गलती हुई है, इसके लिए माफी मांगना है, और मैं माफी मांगता हूं। जमाई साहब, प्रतीक जी, पहली बात तो मुझे इतराज इस बात से है कि किसी बलात्कारी की आप तुलना मौलाना साहब से ना करें। दूसरी बात, मौलाना साहब के ऊपर जो यहाँ से जो केस लगे हैं उसकी जांच चल रही है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जब चीजें साबित हो जाएंगी तो यहाँ से आप उसके बारे में बातचीत होगी। वहाँ कानून अपना काम कर रहा है। आप पहले से अपराध है शुएब जमाई साहब, अपराध है मेरी निगाह में, अपराध है, और वो कम अपराध, बड़ा अपराध, छोटा अपराध नहीं, अपराध है। मैंने कहा ना कि भाई मौलाना साहब क्या किसी को नहीं मालूम होगा कि किसी को कोरोना हुआ है या किसी को संक्रमण हुआ, और आप क्यों मानते हैं कि कोरोना कोई अपराध है? वो तो एक बीमारी है ना। अरे आप क्या बात कर रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? जफर इस्लाम साहब, प्रीति चुप रही, प्रीति मैं रोक रहा हूँ, जफर इस्लाम साहब, मैं बिल्कुल साफ लफ्जों में कहूंगा, जो लोग इसको फैलाने के लिए जिम्मेदार है वो अपराधी है, चाहे वो किसी समुदाय के हो, किसी समाज के हो, किसी पूजा पद्धति को मानने वाले हो। लेकिन अगर वो है, चाहे वो तबलीगी जमात के हो, अगर है तो है, सरकार उस पर सख्ती से निपटेगी। हमारी सरकार ने उन पे ऑलरेडी कार्रवाई करना शुरू कर दिया है, ये मैं बताना चाहता हूँ। लेकिन मैं इसको किसी को किसी तरह से धार्मिक कलर ना तो पॉलिटिकल कलर दूंगा, ना धार्मिक कलर दूंगा, इसलिए कि हमारी पार्टी जफर साहब बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी बात लड़ने में कोई तो भी मजा आएगा, उस बात को बहुत अच्छी बात कही। सावंत साहब, देखिए, मैं प्रतीक भाई, मैं जब थोड़ा सा आश्चर्य होता है कि पूरे देश भर में ये चर्चा चल रही है। तबलीगी समाज के लोग, जो लोग उधर मौजूद थे, अगर उन्होंने जहां जिस तरह से बर्ताव किया, उसको पूरे देश भर में गलत ही माना जा रहा है, और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर जो कानूनी व्यवस्था है उसके ऊपर काम करेगी। मेरा ये कहना है कि इससे पूरे मुस्लिम समाज को कटघरे में खड़ा करने का क्या मतलब है? जहां तक बात है कि अगर 50,000 लोग होंगे, 60,000 लोग होंगे, लेकिन 20 करोड़ लोगों को आप कटघरे में खड़ा करते हो और उनसे माफी मंगवाते हो, क्या विनय दुबे ने जहां किया होगा या किसी और वो कपूर जो लड़की थी उसने अगर किया होगा, सभी हिंदू समाज को कटघरे में रखोगे क्या? लेकिन जहां तक बात है कि मैं ये समझाना चाहता हूं कि तबलीगी समाज के बारे में जब महाराष्ट्र के सामने खड़ा हुआ, प्रश्न हुआ, उसी समाज ने परमिशन मांगी थी हमारे यहाँ ऐसा ही जो फंक्शन करने के लिए, हमने नकार दिया था। हमने नहीं कहा, नहीं कर सकते, हमने परिस्थिति को देखा। प्रतिभा, एक सेकंड, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अजित डोभाल 2 बजे रात को अगर वो मौलाना से मिले, दूसरे दिन कैसे भागे वो मौलाना? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जब मिलता है, पूरे देश के सिक्योरिटी की नजर उसके ऊपर होनी चाहिए। ऐसे वक्त में अगर दूसरे दिन वो मौलाना भागता है तो इसकी जिम्मेदारी क्या अजित डोभाल की नहीं होनी चाहिए? क्या केंद्र सरकार की नहीं होनी चाहिए? क्या दिल्ली पुलिस की नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं उसको सवाल है? प्रीति यू आंसर ना। प्रीति, मैं बिल्कुल एक चीज बोल रही हूँ प्रतीक जी। अभी इन्होंने विनय दुबे की बात करी और कनिका कपूर की बात की। जब विनय दुबे और कनिका कपूर के खिलाफ हम, क्योंकि कहीं ना कहीं से इन लोगों के द्वारा कभी कोई भड़का रहा है, चाहे विनय दुबे ने महाराष्ट्र में लोगों को भड़काया, चाहे कनिका कपूर के द्वारा उत्तर प्रदेश में कोरोना के केसेस फैले, मामला फैला, हम उसका साथ नहीं दे रहे। तो जब हम उसका साथ नहीं दे रहे हैं तो आप 100 करोड़ हिंदुओं को उस कटघरी में नहीं ला सकते। लेकिन 20 करोड़ मुसलमान, पहले तो देखिए मुस्लिम कार्ड मत खेलिए,
बार बार मैं कहती हूँ, कोई कलाम साहब की जितनी इज्जत इस देश में है उतनी इज्जत कहीं नहीं है। मेरी बात सुन लीजिए, कलाम साहब से लड़ाई नहीं है, कसाब से लड़ाई है। कलाम साहब से लड़ाई नहीं है, कसाब से लड़ाई है। और आप लोग तबलीगी जमातों को क्यों बचा रहे हैं? आप लोग क्यों नहीं कहते तबलीगी जमातियों के खिलाफ? बिल्कुल गलत। आप लोग कनिका कपूर को बोलने आए हैं, वो हर व्यक्ति जो देश के खिलाफ है हम उसको बोल रहे हैं। सचिन भाई आपकी बात ली मैंने, सचिन भाई आपकी बात ली, सचिन प्रीति सचिन कह रहे हैं अगर 7 अपराधी हैं या 7 ने किया है तो उनको सजा दीजिए। सचिन यही कह रहे हैं, सचिन सावंत यही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं तो उनको लाइए, कटघरे में खड़ा करिए, कटघरे में खड़ा करिए। कोलकाता से हमारे एक कॉलर जुड़ रहे हैं, कोलकाता से जी, कोलकाता से एक कॉलर है जो बोलना चाहते हैं। जी बोलिए। हेलो जी बोलिए। हाँ प्रतीक भाई नमस्कार। नमस्कार साहब, नमस्कार। मुझे कहना यह है प्रतीक भाई कि ये जो आदमी जो भाग रहे हैं, जो मजदूर हैं, जी साहब, हम भी एक मजदूर किस्म का आदमी है जी। तो प्रतीक भाई सब कुछ ठीक है, लेकिन ये जो मकान मालिक का जो भाड़ा है, ये मकान मालिक भाड़े के लिए चढ़ता है, और जो गवर्नमेंट जो राशन जो देने के लिए बोला वो अभी तक भी गरीब आदमी तक नहीं पहुंच रहा हो राशन। तो क्या करेगा प्रतीक भाई? नहीं बिल्कुल। आप कहाँ से बोल रहे हैं साहब? कोलकाता से? मैं कोलकाता से बोल रहा हूँ। कोलकाता में रांची में भी रहता हूँ मैं। कोलकाता में मैं सीआईडी रोड में रहता हूँ और मैं रांची में भी रहता हूँ। वहाँ मेरा बहनोई है जो 5,000 का सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करते हैं, आज उनका काम बंद हो गया है। मकान मालिक 5,000 रुपया भाड़ा मांगता है। तो सर अभी मैं कोलकाता में हूँ, मैं उनका हेल्प भी नहीं कर सकता हूँ। वहाँ पर उनको राशन भी नहीं मिला है। तो उस परिस्थिति में क्या करेगा वो इंसान? भागेगा नहीं तो क्या करेगा? तो मर जाएगा। कोरोना से तो बाद में मरेगा, पहले तो भूखा मरेगा वो। ये सवाल बड़े सवाल हैं। आप आर्थिक मामलों के जानकार भी हैं जफर भाई, आप जानते हैं इस मुल्क में और बहुत अच्छी समझ रखते हैं आर्थिक मामलों की। शख्स जो बोल रहा था बेहद ईमानदारी के साथ कह रहा था, 5,000 रुपए की नौकरी करते हैं रांची में, हमारे बहनोई गार्ड हैं, 5,000 रुपए मिलते हैं। वो खुद कोलकाता से बोल रहे हैं। राशन मिल भी जाएगा लेकिन किराएदार हैं और लिहाजा मकान मालिक पैसे मांग रहा है। कॉलर जो बराबर नंबर दिया हुआ है उस पर आप फोन कर सकते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे इसी सवाल से जिसको कि पूछा कोलकाता से गया है, इसी सवाल से शुरू करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। नीश देवगन के साथ सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। मेरा प्रोग्राम जनता को सामने रख के बनाया गया है। जनता यहाँ पे बिल्कुल एकदम हीरो है। 100 में 99 लोग पूछते हैं भैया जी को एनर्जी कहाँ से मिलती है? एनर्जी सामने जनता है, ये जो खड़ी है। जब आप गांव से लेकर मेट्रो तक की सफर तय करते हैं तब आपको मुद्दे पता चलते हैं। आप भी आइएगा जरूर बाजी। क्या बात। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज आप मुझे लिफ्ट दे सकें? किसी अनजान व्यक्ति को लिफ्ट देते समय सावधान रहें। घर कब आओगे? हादसा कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है। हादसा देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। कुछ सुनी सुनाई बाघ जो है वो स्पिरिट है यहाँ पे। कुछ आंखों देखी। रात में देखा कि ये एक लाइट निकला। ये चमत्कार से कम नहीं है। माता के दरबार में आकर प्रसाद खा रहा है। कहानियां ऐसी जैसे कोई चमत्कार। नर्मदा की गहराइयों में अद्भुत शिव संसार बसता है। क्या छुपा है उनमें कोई गहरा राज? सारे सवालों के जवाब पाने के लिए हमें यह खतरा मोल लेना ही होगा। जान दांव पर लगाकर भी लेकर आएंगे आधी हकीकत आधा फसाना, सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। कहीं कई मासूम जिंदगियां हैं दांव पर, कहीं किसी देश पर है सुपर पावर गिद्ध की नजर, तो कहीं किसी की नापाक हरकतों की। मेरे पास बहुत सारा एविडेंस है। साजिश देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।
होगा हिंदू मुसलमान तो कैसे बनेगा मेरा भारत महान। आतंक के कानून में हिंदू मुसलमान के साथ जवाब दीजिए। इमरान खान काहे की धमकी दे रहे जब उनको अपनी औकात हैसियत सब पता है। ये देश अपना हक लेना जानता है। आर पार देखिए अमीश देवगन के साथ सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। मेरा प्रोग्राम जनता को सामने रख के बनाया गया है। जनता यहाँ पे बिल्कुल एकदम हीरो है। 100 में 99 लोग पूछते हैं भैया जी को एनर्जी कहाँ से मिलती है। एनर्जी सामने जनता है, ये जो खड़ी है। जब आप गांव से लेकर मेट्रो तक की सफर तय करते हैं तब आपको मुद्दे पता चलते हैं। आप भी आइएगा जरूर बाजी। क्या बात। थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्लीज आप मुझे लिफ्ट दे सकें। किसी अनजान व्यक्ति को लिफ्ट देते समय सावधान रहें। घर कब आओगे? हादसा कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है। हादसा देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। कुछ सुनी सुनाई बाघ जो है वो स्पिरिट है यहाँ पे। कुछ आंखों देखी। रात में देखा कि ये एक लाइट निकला। ये चमत्कार से कम नहीं है। माता के दरबार में आकर प्रसाद खा रहा है। कहानियां ऐसी जैसे कोई चमत्कार। नर्मदा की गहराइयों में अद्भुत शिव संसार बसता है। क्या छुपा है उनमें कोई गहरा राज। सारे सवालों के जवाब पाने के लिए हमें यह खतरा मोल लेना ही होगा। जान दांव पर लगाकर भी लेकर आएंगे आधी हकीकत आधा फसाना। सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। कहीं कई मासूम जिंदगियां हैं दांव पर। कहीं किसी देश पर है सुपर पावर गिद्ध की नजर, तो कहीं किसी की नापाक हरकतों की। मेरे पास बहुत सारा एविडेंस है। साजिश देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। होगा हिंदू मुसलमान तो कैसे बनेगा मेरा भारत महान। आतंक के कानून में हिंदू मुसलमान के साथ जवाब दीजिए। इमरान खान काहे की धमकी दे रहे जब उनको अपनी औकात हैसियत सब पता है। ये देश अपना हक लेना जानता है। आर पार देखिए अमीश देवगन के साथ सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। मेरा प्रोग्राम जनता को सामने रख के बनाया गया है। जनता यहाँ पे बिल्कुल एकदम हीरो है। 100 में 99 लोग पूछते हैं भैया जी को एनर्जी कहाँ से मिलती है। एनर्जी सामने जनता है, ये जो खड़ी है। जब आप गांव से लेकर मेट्रो तक की सफर तय करते हैं तब आपको मुद्दे पता चलते हैं। आप भी आइएगा जरूर बाजी। क्या बात। थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्लीज आप मुझे लिफ्ट दे सकें। किसी अनजान व्यक्ति को लिफ्ट देते समय सावधान रहें। घर कब आओगे? हादसा कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है। हादसा देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। कुछ सुनी सुनाई बाघ जो है वो स्पिरिट है यहाँ पे। कुछ आंखों देखी। रात में देखा कि ये एक लाइट निकला। ये चमत्कार से कम नहीं है। माता के दरबार में आकर प्रसाद खा रहा है। कहानियां ऐसी जैसे कोई चमत्कार। नर्मदा की गहराइयों में अद्भुत शिव संसार बसता है। क्या छुपा है उनमें कोई गहरा राज। सारे सवालों के जवाब पाने के लिए हमें यह खतरा मोल लेना ही होगा। जान दांव पर लगाकर भी लेकर आएंगे आधी हकीकत आधा फसाना। सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। कहीं कई
भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैंने आपसे कहा था बहस के बीच में ही कई बात ये कही थी कि इस तरह से आंकड़े देना कि इन लोगों ने इतने केस बनाए ये बेहतर नहीं है। हमारे लिए ये है कि हम स्वास्थ्य सेवाएं, क्योंकि सबके लिए डॉक्टर एक सबके लिए बराबर है, कब्र भी सबके लिए होती बराबर। लेकिन लोग कहते हैं, कब्र खोजने वाले भी ये कहते हैं कि नहीं, ये भी बताना बहुत जरूरी है आपको कि ये कहां से किस तरह से ओरिजिनेट हुई। जो अपडेट हो रहा है मेरे पास उसमें लखनऊ के केजीएमयू हॉस्पिटल में 727 कोरोना मरीज के सैंपल लिए, जिसमें से 575 मरीज तबलीगी के हैं, उनसे पॉजिटिव हुए लोग हैं। ये यूपी के कुल कोरोना संक्रमित लोगों के 80% लोग हैं। दिल्ली में 561 केस अभी तक हैं, जिसमें से 1000 केस मरकज के हैं, बाकी 481 पूरी तरह दिल्ली के हैं। अब सवाल यह है कि एक तरफ डाटा है, और लेकिन मैं आपको बता दूं एक अपडेट है, और वो ये कि हमारे साथ महाराष्ट्र के मंत्री अमित देशमुख जी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आपसे बातचीत के सिलसिले को जारी रखूंगा, लेकिन ये जो आंकड़े आए हैं ये इसके लिए शुएब जमाई साहब इसी के लिए चिंता की बात थी, और इसी के लिए बहस को बीच बीच में हिस्से में लाए थे। हालांकि मैं इस बात को मैं बराबर कह रहा हूं, जिसको कि जफर इस्लाम साहब ने भी कहा कि इस आईने से नहीं देखा जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन अब आप देखिए 80% से ज्यादा केसेस जो हैं वो तबलीगी जमात से आ रहे हैं। शुएब जमाई साहब। नहीं, बिल्कुल, मेरी तो संवेदना उनके पूरे परिवार वालों के साथ है, जो बहुत पीड़ा से गुजर रहे होंगे इस वक्त। जब कोई बीमार आदमी हो जाता है तो उसके बारे में पता नहीं होता है कि वो किस तरीके से, और दुआ करना चाहिए कि भाई वो जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन देखिए प्रतीक जी, मैं बस 1 मिनट में अपनी बात खत्म कर लूं, उसके बाद आप मंत्री जी से बात कीजिएगा। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे अमित देशमुख जो है, ये जिसने विनय दुबे ने जो ये किया है, विनय दुबे का जो ये मामला है, उसकी वजह से तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि हिंदुओं का आर्थिक बहिष्कार कर देंगे या फिर हिंदुओं ने ऐसा फैलाने का काम कर दिया। उसी तरीके से आप जमात के मामले जब आते हैं तो आप जो है सब्जी खरीदने को हिंदू मुसलमान बना देते हैं, और 39 लाख टिकट रेलवे भारतीय रेलवे ने यहाँ से कटवाए। क्यों आपने यहाँ से इतने टिकट कटवा के रखे? उसी की वजह से प्रॉब्लम आए। दूसरा जो है, कल वहाँ पे मस्जिद चूंकि यहाँ से बांद्रा स्टेशन के सामने है, तो बहुत सारे चैनलों ने जोड़ना शुरू कर दिया कि भाई देखिए मस्जिद के सामने खड़े हो गए। अगर वहाँ पे मंदिर होता तो लिखते कि मंदिर के सामने लोग जमा हो गए। ये नैरेटिव से मैं आ रहा हूँ, ये बहुत गलत दिशा में हमारी पत्रकारिता जा रही है, और इसी नैरेटिव से हम शुएब जमाई साहब, मैं आ रहा हूं जफर साहब, मैं प्रीति आ रहा हूं, मैं भी एक बात कहना चाहूं। शुएब जमाई साहब, मुझे भी आपकी बात से 100% मैं एग्री करता हूं। अगर वहां मंदिर होता तो क्या कहते, क्योंकि वो रोड के सामने मस्जिद है, वो मेरी देखी हुई है मस्जिद, मैं जानता हूं उस मस्जिद को, तो वहां लोग इकट्ठा थे। तो ये नैरेटिव बनाना बिल्कुल गलत है। ये नैरेटिव बनाना, और जो मीडिया की गलती है उसको कहना चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए। ना प्रीति, ना यू टेल मी, ना प्रीति। प्रतीक जी देखिए, बहुत बार बार विनय दुबे की जब ये लोग बात कर रहे हो और हिंदुओं की, तो कोरोना में हिंदू मुस्लिम हम नहीं कर रहे, हम जमातियों की बात कर रहे हैं। जब हम जमातियों की बात करते तो मुस्लिम की बात क्यों कर रहे हैं? आप साफ साफ कहिए ना कि जितने जमाती हैं उनकी वजह से फैला। डेटा तो अभी आपने बताया ना। दूसरा जो बार बार आर्थिक बहिष्कार की बात कर रहे हैं, प्रतीक जी आप लोगों ने खुद दिखाया है, कई चैनल्स ने दिखाया है, मीडिया के माध्यम से हमने देखा कि फलों पे थूक के अगर फल बेचते हुए हम लोग देख रहे हैं, तो आज लोग आर्थिक बहिष्कार कर रहे हैं, जमातियों की वजह से आर्थिक बहिष्कार कर रहे हैं। जमाई साहब, अगर एक अच्छा मुसलमान न्यूज चैनल पे बैठ के इन खराब मुसलमानों, सुन लीजिए जमाई साहब, अगर एक अच्छा मुसलमान नेशनल टेलीविजन पे बैठ के इन जमातियों के खिलाफ बोलेगा तो देश के हर व्यक्ति का जो ट्रस्ट होगा वो आप पे आएगा। आज जितने सवाल लोगों ने आपसे पूछे हो जमातियों पे पूछे, लेकिन आप जमातियों के खिलाफ देखिए नहीं बोल पाए। प्रतीक जी आखिरी समय तक जमातियों के खिलाफ नहीं बोल रहे। हम बोल रहे हैं विनय दुबे के खिलाफ, हम बोल रहे हैं कनिका कपूर के खिलाफ, आप भी बोलिए मौलाना साहब के खिलाफ। जफर इस्लाम साहब वेरी शॉर्ट। जफर इस्लाम साहब देखिए, आपने पहले ब्रेक पे जाने से पहले पूछा था इस बारे में कि देखिए एक खास बात है कि इस बीमारी के घातक तो है ही है, लेकिन जो आपने कहा था उसके बारे में मैं रिप्लाई करना चाहता हूँ। हिंदू ये वाला क्वेश्चन का जवाब आपने मिल गया आपको, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि गरीबों की इसमें खास खूबी है कि गरीबों के पेट पे लात मारती है और अमीरों के फेफड़े में। ये इस कोरोना वायरस की खास बात है। इसलिए प्रधानमंत्री ने सबसे पहला जो पैकेज अनाउंस किया वो गरीबों के लिए किया, जो मजदूरों के लिए किया, जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसके लिए 1,70,000 करोड़ का। तो ऐसे में अगर किसी को
नहीं कुछ मिल पाया है, राशन नहीं मिल पाया, तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सख्ती से प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा है हर स्टेट चीफ मिनिस्टर के कॉन्फ्रेंस में भी, और साथ साथ हिदायत देनी चाहिए चीफ मिनिस्टर को हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि हर घर पे जहां वो लोग रहते हैं, अगर कोई भी हेल्पलाइन पे या किसी तरह से पता चलता है तो उनको राशन पहुंचाया जाए। देखिए आज मैं दूसरे चैनल पे था अभी, और उस पे वहाँ यहाँ के जो अगाड़ी सरकार के एक बड़े नेता जफर इस्लाम साहब अभी कॉलर जो है फोन करके कह रहे हैं कि हमारे घरों में राशन नहीं पहुंच रहा है, फिर भी आपको समझ नहीं आ रही बात। ये रियल 4.5 लाख लोगों को राशन नहीं पहुंच पाए। अगाड़ी मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत बड़े नेता आपके कांग्रेस के और जो आपके घटक दल के लोग हैं वो कह रहे थे। कॉलर फोन, तो ऐसे में जरूरत क्या है कि जिसके पास राशन नहीं है वहां तक राशन पहुंचाने की। सियासत, आप राजनीति छोड़िए, राजनीति मत कीजिए यहाँ पर आप ये बाकी चीजें सब धरी रह जाएंगी। ये बात खुश होना चाहिए कि यहाँ पर अभी 10-11 हजार का आंकड़ा जो है। मैं सीधे रुकना चाहूंगा महाराष्ट्र के मंत्री अमित देशमुख जी की तरफ मैं रुक करना चाहूंगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका भैया जी कहीं में। तमाम कॉलर्स भी होते हैं, सवाल भी पूछते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अभी आप सुन रहे थे जफर इस्लाम साहब कह रहे थे कि बहुत सारी चीजें थी जो कि सीधे सीधे आपकी सरकार की तरफ जाती हैं। अफवाह को ना रोक पाना पहला, लगातार वीडियोस हैं जिसमें वो शख्स कह रहा है कि हम गाड़ियों को अरेंज करेंगे आपको ले जाएंगे। दूसरी बात, तीसरी बात ये कि इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए लेकिन किसी को कानों कान तक खबर तक नहीं हुई। अमित देशमुख जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये लॉकडाउन पूरे देश में सख्ती से इसका अमल हो रहा है, और मुंबई में बांद्रे में जो हुआ, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी जांच महाराष्ट्र सरकार कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों ने कुछ चीजें, जैसे अभी कहा गया कि रेलवे ने टिकट कटवाए जी, रेलवे कुछ लोगों को वहां से अपने जिलों में, राज्यों में ले जाने वाली थी। इसके हमें तफसील में जाना पड़ेगा। और बात है माइग्रेंट्स की, तो ये हमें समझना पड़ेगा कि माइग्रेंट्स भारत के हर बड़े शहर में माइग्रेंट्स बहुत बड़ी तादाद में है। और जैसे जफर जी ने कहा कि इनको रेशन नहीं मिल रहा, ये मैं आपके जरिए से उनको कहना चाहता हूं कि कोई भी माइग्रेंट लेबर जो होता है वो उसका रेशन कार्ड उसके अपने स्टेट में या अपने गांव में, अपने शहर में होता है। वो काम के लिए यहाँ आता है और फिर काम हो जाने के बाद फिर अपने शहर और गांव में चला जाता है। तो इसीलिए महाराष्ट्र सरकार ने माइग्रेंट लेबरर्स के लिए कैंप्स खुले। वहां पर हजारों कैंप्स महाराष्ट्र में माइग्रेंट लेबर्स के लिए खोले गए, और वहां पर उनको रहने की, खाने पीने की और उनकी सेहत ठीक से बनी रहे, इसलिए डॉक्टर्स की भी वहां पर व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है। अब शायद ऐसा लगता है कि शहरों में जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं वो इंतजार कर रहे थे कि लॉकडाउन उठ जाए, लॉकडाउन उठने के बाद हम अपने शहर या गांव वापस चले जाएं। और मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना वायरस का डर भी सता रहा है इन सबको। शायद अपने पास जो जमा किए हुए पैसे हैं वो खत्म हो गए होंगे, तो सरकार जो का रोल उनके पास तो राशन था वो खत्म हो गया होगा। अमित भाई, तो ऐसे में तो ऐसे में तो सरकार का रोल और बड़ा हो जाता है, और बड़ा रोल हो जाता है, वाइडर स्पेक्ट्रम होना चाहिए, और चीजें अफवाह के लेवल पे भी ना चलें, राशन के लेवल पे भी पहुंच जाएं, और अगर कोई कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो। तो ये तीनों चीजों पे सरकार का नियंत्रण। महाराष्ट्र सरकार ने इसकी जांच करने का ऐलान किया है, इसकी जांच शुरू हो गई है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों पर कार्रवाई भी हुई है, और इसके तय तक महाराष्ट्र सरकार जाएगी, और इसमें जो भी कसूरवार होगा उसको सख्त से सख्त सजा होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है।
रहा सवाल माइग्रेंट्स का, उदयपुर हमें ये अमित भाई उदयपुर से कॉलर हैं, पूछना चाहते हैं कुछ, मैं भी वो सवाल रखना चाहते होंगे पूरे प्रोग्राम के बारे में, आपसे सीधे सवाल हो सकता ना भी पूछना चाहते हो। जी साहब उदयपुर से हैं, जी पूछिए। सर रोशन कुमार बोल रहा हूँ उदयपुर से। जी रोशन साहब पूछिए, सवाल पूछिए। सर आज हम लोग भी आज लॉकडाउन में उदयपुर में बैठे हुए हैं, हम अपने घर पे। तो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज दो समाज अपने, एक तो अच्छा और एक बुरा। जो भी बुरा काम कर रहे हैं, कोई पत्थर फेंक रहे किसी पे, तो बुरा समाज है। एक अच्छा समाज है जो अच्छा काम कर रहा, अच्छे को प्रोटेक्ट कर रहा। तो सर आपके यहाँ ये श्वेत जमा जी जैसे साहब बैठ के ये इनको बुरे जो भी है इनके कर रहे हैं, इनको प्रोटेक्ट करते सर, ये गलत है, नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक है रोशन साहब, बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। हम भी वही करेंगे कि जो अच्छा काम कर रहा है उसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, उसको उसका उत्साह बढ़ाया जाना चाहिए। अमित जी ऐसा उम्मीद करते हैं कि इसमें बहुत जल्दी सख्त कार्रवाई होगी तो एक नजीर बने, क्योंकि दूसरे स्टेट्स देख रहे हैं, वहां आपने जैसा कहा कि माइग्रेंट लेबर्स हैं, तो कहीं वहां ना स्टार्ट हो, इसके लिए आप अगर सख्त रहेंगे, क्योंकि रिपीट हुआ है दिल्ली के बाद यहाँ, तो उस पर कहीं ना कहीं एक नजीर बननी चाहिए मुंबई को। जी नहीं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये भी हमें सोचना पड़ेगा कि ये जो माइग्रेंट्स हैं इनके दिलों में डर पैदा हो गया इस वायरस की वजह से। लॉकडाउन जल्द से जल्द उठे, ये शायद वो सारे सोच रहे हैं और सभी सोच रहे हैं, लेकिन हमें सभी को समझना पड़ेगा कि जब तक भारत और भारत के सारे राज्य इस कोरोना वायरस पर मात नहीं कर देते, तब तक हमें घर में रहने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। जब तक इसका इलाज सामने नहीं आता। और मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूं कि दुनिया भर में इस पर इलाज खोजने की मेरे ख्याल से सारे कवायद हो रही है, और जब तक इलाज ना खोजा जाए, जब तक वैक्सीन ना आ जाए, तब तक इस पर मात करना बड़ा मुश्किल है। अंसार साहब हैं, अंसार साहब आ रहे हैं मुंबई से, कॉलर हैं अंसार साहब। जी अंसार साहब बोलिए, जल्दी बोलिए। सर जी नमस्कार, बोलिए। सर मैं ये बताना चाहता हूँ, जो कल की घटना थी, तो वो जो ये घटना थी, तो वो ऐसा है कि इनको जो जानबूझकर यहाँ लाकर भीड़ को इकट्ठा किया गया था। बहरहाल आप ये जानबूझ के कहते हैं, वो तो अमित जी ने कहा कि वो इंक्वायरी चल रही है और उस पर कार्रवाई होगी। अमित जी कुछ जोड़ना चाहते हैं इस पर? नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि ये सहमे हुए डरे हुए लोग हैं, इसका गलत फायदा कुछ लोगों ने उठाया है, और जिन्होंने ये गलत फायदा उठाया है उनकी जांच जारी की है, उनको खोजा जा रहा है, तहकीकात हो रही है और उन पर कार्रवाई होगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि ये चैनल के दर्शक अपने भारत वर्ष में हैं, सभी से मैं ये उम्मीद रखता हूं कि जैसे लॉकडाउन हमें घर पर ही रहना है, तो यही मैसेज है, जब तक हमारी सरकार हमें ये नहीं कह देती कि अब ये लॉकडाउन उठाया गया है, तब तक हम घर में ही रहें। बिल्कुल बिल्कुल, बात आपकी मैसेज, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अमित भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, भाई बहुत शुक्रिया। भैया जी कहीं में आज तो अभी सिर्फ इतना है, लेकिन कल हम जब मिलेंगे तो फिर एक कॉलर जो आप लगातार हमसे जुड़ सकते हैं, एक फोन नंबर होगा जिससे आप अपनी बात कह सकते हैं। मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों की बात यहां तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन कोशिश करेंगे, हम भी कोशिश करेंगे कि आपसे ज्यादा से ज्यादा बात हो। लेकिन आज अभी बस सिर्फ इतना, फिर होगी मुलाकात, बने रहिए आप हमारे